Hello students, I hope till till here we have understand the story. Now we shall proceed the chapter. We have read till Charlie was telling us that the Grand Central Railway Station is very big and many a time he himself has lost his way at the Grand Central Railway Station. Now, what Charlie is saying. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. Now, in these lines, Charlie is comparing the Grand Central Railway Station with with a huge tree, which is growing continuously. Just as a tree keeps on growing its branches in different direction, in the same way, Grand Central Railway Station is also continuously developing into new directions. The new tunnels of the Grand Central is compared with the different kinds of roots, different roots of a tree which is growing continuously. Charliness and this is also these are very important lines क्योंकि अक्सर बोर्ड्स में इन लाइनों में से क्वेश्चन आए हैं. Now, here what Charlie is saying. There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. Now Charlie is surprised. वो श्योर नहीं है. वो कहता है ग्रैंड सेंट्रल कीप्स ऑन डेवलपिंग. यहाँ कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है. एंड देयर इज नॉट अ सरप्राइज अबाउट द थिंग that it is also possible that even at this time when I am telling you about this story, अभी भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई नई टनल बनाई जा रही हो जो कहीं ना कहीं सिटी के नीचे से होकर गुजरेगी. इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता ही रहता है. तो हो सकता है अभी भी एक नई टनल बन रही हो जो फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी मीन्स राइट नाउ. अब जो अभी सिटी के मीन्स न्यूयॉर्क के नीचे कहीं सिटी के नीचे से अपना रास्ता ढूंढ रही होगी वो टनल ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. these two are the names of the very famous places of न्यूयॉर्क, टाइम स्क्वायर एंड सेंट्रल पार्क. ठीक है. तो चार्ली कह रहा है कि हो सकता है कुछ एक ऐसी नई टनल बन रही हो जो हो सकता है या तो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर्स पर या फिर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में जाकर खुले या निकले. तो वो श्योर नहीं है. वो कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल तो बहुत बड़ा है, एक ट्री की तरह. जैसे एक ट्री में नई ब्रांचेस निकलती रहती है, उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल भी जो है अपने नए टनल्स डेवलप करता रहता है, कंस्ट्रक्शन होता रहता है. और हो सकता है इस टाइम भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो. जैसे आगे वो कहता है एंड मे बी because for so many people throughout the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. अब यहाँ चार्ली क्या कह रहा है देखिए इन लाइन्स में. वो कह रहा है कि क्योंकि इतने सालों से because for so many people throughout the years, इतने सालों से कई लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसी जगह है जहाँ से लोगों ने अपने लिए एक एग्जिट ढूंढा है. एग्जिट मतलब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा है. अ वे टू स्केप ने स्केप. यहाँ चार्ली इस वर्ड को यूज़ कर रहा है. मीन्स वही कहना चाहता है ग्रैंड सेंट्रल इज़ वेरी बिग एंड इट्स हैज़ न्यू वेज. एंड जब भी लोगों को कहीं जाना होता है तो उनका जो एग्जिट होता है, वहाँ से निकलने का जो रास्ता होता है, वो कहीं ना कहीं उनको ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मिल ही जाता है और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं. लेकिन आगे वो क्या कह रहा है. Maybe that's how the tunnel I got into. हो सकता है इसी वजह से जिस टनल में मैं गया, मैं एंटर हुआ, but I never did my psychiatrist friend
told about that idea. ओके, तो चार्ली क्या कह रहा है, मे बी, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि मुझे भी इस टनल में जाकर अपना एस्केप मिल गया, मुझे अपना एग्जिट मिल गया, मैं भी इस वर्ल्ड से एस्केप करना चाह रहा था। ग्रैंड सेंट्रल तो सभी के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ से उनको अपना एस्केप मिल जाता है, अपना एग्जिट मिल जाता है, इसी वजह से मुझे भी इस रेलवे स्टेशन पर अपना एग्जिट या अपना एस्केप मिल गया। लेकिन he has not shared this idea of escapism with his friend, with his psychiatrist friend Sam, क्योंकि उसको डर है अगर वो उसको बता देगा तो सैम कंफर्म हो जाएगा कि चार्ली का जो मेंटल स्टेटस है वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो ये बात हम लोगों से शेयर कर रहा है, अपने रीडर से, सैम से नहीं कर रहा। ओके, नाउ द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या हुआ है, अभी चार्ली अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि उसने किस तरह ग्रैंड सेंट्रल को एक ट्री से कंपेयर करा। उससे पहले उसने बताया था कि ग्रैंड सेंट्रल कितना बड़ा है और किस तरह से उसके जो टनल्स हैं अलग अलग जगह निकलते हैं वो अपना, ठीक है। अब फिर से इस पैराग्राफ में फिर से चार्ली शुरू कर रहा है अपना उस दिन का एक्सपीरियंस बताना जब वो टनल में एंटर हुआ था। वो हमें वहाँ तक बता चुका है कि वो टनल में एंटर हुआ और उसको लगा कि जैसे ही उसने सिर झुका के निकला कि वो किसी नए रास्ते पर जा रहा है, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। चार्ली कह रहा है वो जिस कॉरिडोर में चल रहा था, वो जिस टनल में चल रहा था, वो क्या हुआ, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ, ओके, वो टनल जो थी वो लेफ्ट की तरफ झुक गई, लेफ्ट डायरेक्शन में। देन what happened, begin to left and slanting downwards and I thought I was wrong। और जैसे ही वो लेफ्ट में मुड़ी तो उसके बाद वो स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स जो वर्ड है ना एक्चुअली यूज हुआ है ढलान के लिए। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ढलानें हैं तो वो उसके लिए ही यूज हुआ है। तो उसने कहा जैसे ही वो लेफ्ट में मुड़ा उसके बाद एक ढलान आई और वो उस ढलान पर, उस स्लैब पर चलने लगा और उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी वो चलता रहा क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। द टनल वॉज टोटली लोनली and there was no one in the tunnel except him। चार्ली को सिर्फ अपने ही पैरों की आवाज़ आ रही थी उस टनल में, उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। Now, and I didn't pass a soul। Here the word soul means any human being। And when he was passing through that tunnel, he was surprised because Grand Central is a very crowded place also, and that tunnel was totally empty। He could not see any human being, he could not pass by any human being when he was passing through that tunnel। that I heard that was sort of a hollow roar ahead, that means open space and people talking। Now when Charlie was about to reach at the end of the tunnel, he was able to listen the hollow roar। Hollow roar means echoing sound। Ahead means at the end of the second end of the tunnel। When he was about to reach at the end of the tunnel, he was able to listen the echoing sound of the people who were talking at the other side of the tunnel। It means open space and people talking। और उन आवाज़ों को सुनकर चार्ली को ये आइडिया हो गया कि टनल के एंड में एक ओपन स्पेस है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। देन द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। उसके बाद वो टनल फिर से लेफ्ट में मुड़ गई। देन आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। लेफ्ट मुड़ने के बाद चार्ली को कुछ स्टेयर्स मिली और वो उन स्टेयर्स से फ्लाइट करता है, मीन्स नीचे जाता है, एंड केम आउट ऑन the third level at Grand Central Station।
and after descending those stairs, Charlie appeared at the third level of Central Station. वहाँ से उतरते ही चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर अपने को पाता है. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. थोड़ी देर के लिए तो चार्ली को ये लगता है कि वो शायद सेकेंड लेवल पर ही वापस आ गया है, क्योंकि इससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि थर्ड लेवल भी है, या इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. लेकिन जब चार्ली ने थोड़ा सा रियलाइज़ करा, ध्यान से देखा, तो उसने नोटिस किया कि जो ये रूम था जहाँ वो अभी पहुँचा है, ये जो ओपन स्पेस है, जो हॉल है जहाँ वो पहुँचा है, ये सेकंड लेवल के हॉल से थोड़ा छोटा था. तो उसके मन में डाउट आ गया कि ये वो जगह नहीं है, ये कोई नई जगह है. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. इस हॉल में सेकंड लेवल के हॉल की कंपेयर में टिकट विंडोज भी कुछ कम थे. सेकंड लेवल का हॉल चार्ली कई बार विजिट कर चुका है, वहाँ टिकट विंडोज ज़्यादा हैं, लेकिन इस हॉल में जब उसने ध्यान से देखा तो टिकट विंडोज कम थे. एंड ट्रेन गेट्स, और यहाँ पर ट्रेन को पकड़ने के लिए जो गेट्स बने हुए थे वो भी कुछ कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. एंड व्हेन चार्ली पेड अटेंशन, then he noticed that even the information booth, जो इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं ना इंक्वायरी सेंटर जो था, जो हर रेलवे स्टेशन पे होता है, तो जो वहाँ का इंफॉर्मेशन बूथ था, जो इंक्वायरी सेंटर था, वो भी कैसा था, वॉज वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था. मीन्स ओल्ड, जो पुराना टाइम होता था 18th सेंचुरी का, उस टाइम पे लकड़ी के बनते थे इंक्वायरी बूथ्स वगैरह. एंड ओल्ड लुकिंग, वो पुराना सा दिख रहा था. लेकिन 19th सेंचुरी में तो सब कुछ मॉडरेट हो चुका है, मॉडर्नाइज हो चुका है. तो उसने ध्यान से देखा तो वहाँ का सब कुछ जो दिख रहा था उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर, वो सब कुछ एक पुराने ज़माने का 18th सेंचुरी का था. एंड मैन इन द बूथ वर इन ग्रीन आई शेड्स. Okay student, this word I have explained to you in the keywords: eye shades and long black sleeves protectors. Even sleeve protector also explained. It has been explained to you. और जब चार्ली ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि जो बूथ में, मीन्स जो इंक्वायरी बूथ में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आई शेड्स पहने हुए थे, ग्रीन आई शेड्स. ग्रीन आई शेड्स क्या है, जैसे कि शेड हम कहते हैं ना, जैसे एक तरह से शेड को हम कहते हैं छप्पर, ठीक है. और ग्रीन शेड जो आजकल आपने देखा है फाइबर का बना हुआ होता है. तो एक्चुअली ग्रीन आई शेड किसी तरह का स्पेक्स या गॉगल्स तो नहीं कह सकते, ये एक तरह की कैप होती है जो मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट शीट की ही बनी होती है, जैसे आप लोगों का ये फाइबर का होता है. और 18th सेंचुरी में लोग इसको यूज़ करते थे अपने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके. तो उसने ध्यान से देखा तो जो लोग इंफॉर्मेशन बूथ में बैठे हुए थे वो ग्रीन शेड पहने हुए थे. एंड स्लीव प्रोटेक्टर्स भी जैसे कि ग्लव्स होते हैं, आपके हथेली से, पाम से लेकर आपके पूरे शोल्डर या एल्बो तक, उनको हम कहते हैं स्लीव प्रोटेक्टर, ठीक है. तो ये भी जो है ये 18th सेंचुरी का पहनावा है, वहाँ का क्लोथिंग स्टाइल है. और व्हेन चार्ली ऑब्जर्व, he found that even the dressing style of the people was reflecting the era of 18th century. The lights were dim and short of flickering. Flickering means जो हम कहते हैं ना जलना बुझना, बार बार फ्लक्चुएट होना. ओके. और जब चार्ली ने ध्यान से देखा तो वहाँ पर जो लाइट्स थी वो भी कंस्टेंट नहीं थी, लगातार नहीं चल रही थी, वो बार बार जल रही थी, बुझ रही थी. मीन्स कुछ पुराने ज़माने की लाइट थी. देन आई सॉ वाई. फिर चार्ली ने देखा ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट. तो उसने पाया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स नहीं थे जैसे आजकल चल रहे हैं, एलईडीज, ठीक है, बल्ब, ट्यूब लाइट्स, ये नहीं थे.
वहाँ पर लाइट के लिए जो लगा हुआ था वो था गैस लाइट। गैस लाइट एक पुराने ज़माने की लाइट होती है जो मतलब जिसमें हम गैस का यूज़ करके और फ्लेम्स यानी आग निकालते हैं, और वो आग से जो है वो लाइट पैदा होती है। और क्योंकि उसकी चमक बहुत तेज़ मतलब इस तरह की होती है जो हार्मफुल होती है, तो उसी वजह से जो इंक्वायरी बूथ पर जो लोग बैठे हुए थे वो आई शेड्स का, ग्रीन शेड्स का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो चार्ली ने नोटिस करा कि सभी कुछ पुराने ज़माने का था। वहाँ का ड्रेसिंग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का फर्नीचर, लाइट्स, एवरीथिंग वाज रिफ्लेक्टिंग द ओल्ड एरा। We shall proceed ahead. There were brass spitons on the floor. Spitons means जिसको हम कहते हैं ना पीक, पीक दान जिनको कहते हैं, जिसमें पीपल स्पिट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या था 18th सेंचुरी में द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क वर वेरी मच हैबिचुअल ऑफ च्यूइंग टबैको इन देयर माउथ, तो उनको बार बार उसको स्पिट करना होता था। तो इसी वजह से पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट ने स्पिटॉन्स रखे हुए थे। स्पिटॉन्स एक जैसे ब्रास मेटल का बना हुआ एक लोटे टाइप का एक यूटेंसिल होता है जिसमें वो अपने टबैको को स्पिट कर सकें। तो चार्ली ने ध्यान से देखा तो उस रेलवे स्टेशन पर जगह जगह स्पिटॉन्स रखे हुए थे ब्रास के। एंड अक्रॉस द स्टेशन a glint of light caught my eye. A glint of light, glint का मतलब होता है एक तरह से एक चमक, एक जैसे हम मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं ना, तो वो जो एक हल्की सी चमक आती है जो स्टार शेप से दिखती है उसको कहते हैं ग्लिंट ऑफ आइज। और चार्ली ने जब थोड़ा सा ध्यान से देखा तो स्टेशन के दूसरी तरफ से, अक्रॉस द स्टेशन, दूसरी तरफ से उसको एक ग्लिंट ऑफ लाइट दिखी, एक चमकदार रोशनी दिखी जिसने उसका अटेंशन कैप्चर करा। और फिर उसने देखा अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। He observed that it was the light of a pocket watch. वो जो पॉकेट वॉच थी वो उसकी लाइट थी। एंड दिस पॉकेट वॉच वॉज कीपिंग बाय अ मैन इन हिज वेस्ट पॉकेट। आपने ज़रूर देखा होगा बेटा, मैं आपको एक मूवी का सीन याद दिलाती हूँ, जो गदर मूवी में जो उसकी हीरोइन के पास एक वॉच नहीं होती है जो वो उसको लिड से ओपन करती है और उसमें म्यूज़िक बनता है, वो होती है आपकी पॉकेट वॉच। ठीक है, वेस्ट वॉच। तो वो पुराना 18th सेंचुरी का फैशन है, उस टाइम पे ही चलती थी। लेकिन जब चार्ली ने ध्यान से देखा तो वो जो रोशनी उसकी आंखों में आई वो रोशनी थी एक वॉच की, गोल्ड वॉच की, क्योंकि वो गोल्ड की बनी हुई थी और वो एक आदमी ने अपने पॉकेट से निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उस वॉच का एक कवर होता है जैसे मैंने आपको याद दिलाया, जैसे हम किसी टिफिन बॉक्स को ओपन करते हैं इसी तरह से। तो उस आदमी ने उस वॉच का कवर हटाया, ग्लैंस्ड एट द वॉच, उसने ग्लैंस करा, ग्लैंस माने ध्यान से देखना, उसने घड़ी को ध्यान से देखा। एंड फ्रोन्ड, फ्रोन्ड मतलब उसकी भौएं चढ़ गई, मीन्स उसको हो सकता है वो आदमी कहीं जा रहा हो, जल्दबाजी में हो, और घड़ी को जैसे ही उसने देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ लेट। तो वो चार्ली वो इंसिडेंट एक्चुअली इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि इससे भी उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो कहीं पुराने टाइम में आ गया, क्योंकि ये जो पॉकेट वॉच है ये भी 18th सेंचुरी का फैशन थी। ही वोर अ डर्बी हैट। डर्बी हैट, डर्बी हैट एक ऐसी हैट होती है, हैट तो आप जानते हो, कैप और हैट में डिफरेंस आई थिंक आप सभी को पता है। डर्बी हैट वो हैट होता है जिसका ऊपर का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी लंबा सा होता है। ठीक है, तो जब चार्ली ने ध्यान से देखा तो वो आदमी जो था जिसके हाथ में वॉच थी वो डर्बी हैट पहना हुआ था, अ ब्लैक 4 बटन्स सूट, और उसका जो सूट था वो भी 4 बटन्स। जो 4 बटन वाला 3 बटन वाले सूट के जो फैशन चलते हैं 2 बटन्स वाले, तो उसमें से 4 बटन ब्लैक सूट जो था उसका, इसका फैशन भी 18th सेंचुरी का था। विथ टाइनी लेपल्स। लेपल्स क्या होते हैं, जो ब्लेजर में या कोट में जो साइड कॉलर आपका होता है ना कुछ एल शेप में, वो कहलाते हैं लेपल्स।
और उसके जो लेपल्स थे, जो कोट का कॉलर था, वो काफ़ी छोटा था। ये इस तरह का जो फैशन था ये भी 18th सेंचुरी का था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच। ठीक है, और उस आदमी की जो मुस्टाच मतलब मूछें थी, वो हैंडल बार। नाउ दिस हैंडल बार मीन्स ये एक टिपिकल टाइप की जो उसकी मूछें हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप की मूछें जो उसकी थी, जो इस टाइप की गोल। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द परफेक्ट शेप, बट इस तरह की गोल मूछें, जैसे आजकल जो फ्रेंच बियर्ड बहुत कॉमन है ना लोगों की, तो वो फ्रेंच बियर्ड में थोड़ा सा स्क्वायर होता है, वो टोटल राउंड होती है हैंडल की तरह। तो उसने देखा कि उस आदमी की भी जो मूछें थी वो हैंडल बार मुस्टैच थी, जो 18th सेंचुरी का फैशन थी। एक्चुअली स्टूडेंट, ये जो जितनी भी लाइनें अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से चार्ली ने स्टेशन का डिस्क्रिप्शन शुरू करा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 90% क्वेश्चन इस चैप्टर में से इन्हीं लाइन्स में से पूछे गए हैं। मीन्स अबाउट द थिंग्स विच चार्ली एक्सपीरियंस्ड एट द रेलवे स्टेशन, किस तरह का फैशन, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, यही सारे इस पोर्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ that everyone in the station was dressed like 1819 something। फिर चार्ली ने जब ध्यान से देखा तो उसने देखा कि स्टेशन पर केवल वही आदमी नहीं, बल्कि स्टेशन पर मौजूद हर एक आदमी लगभग 18 और 19th सेंचुरी 90 मीन्स लगभग 1850 से लेकर 19th सेंचुरी तक का जो टाइम था, उस टाइम के टिपिकल ड्रेसेस या कॉस्ट्यूम्स पहने हुआ था। I never saw so many beards, you understand, दाढ़ी। चार्ली मजाकिया मूड में कहता है उसने आज से पहले अपनी लाइफ में इतनी सारी बेयर्ड्स, इतने सारे साइड बन्स क्या होते हैं, जो कई लोग अपनी मूछें इतनी लंबी कर लेते हैं ना, जो बिल्कुल उनके कानों तक जाती हैं और वो गुच्छे से बन जाते हैं उनके। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, जो कानों तक जाती हैं और वो गालों पर उनके एक गुच्छे की तरह रखी रहती हैं, उनको कहते हैं साइड बन्स। ठीक है, एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माय लाइफ। चार्ली कह रहा है कि उसने इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी लोगों की इतनी तरह तरह की साइड बर्न्स, मुस्टैचेस और बेयर्ड्स नहीं देखी थी जितनी उसने उस दिन ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर देखी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। चार्ली ने फिर एक इंसिडेंट देखा। उसने देखा कि एक लेडी जो थी वो ट्रेन के गेट से बाहर निकली। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसके मटन स्लीव्स थे। ये वर्ड भी हम कीवर्ड्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्चुअली मटन स्लीव्स जो होती है ना, वो कुछ इस तरह की स्लीव्स होती हैं जो कुछ कहते हैं ना फुग्गेदार बाजू, जो फ्लपी होती हैं। ठीक है, उस तरह की बाजू जो स्लीव्स होते हैं ड्रेसेस के स्लीव्स, उनके लिए मटन स्लीव्स वर्ड यूज़ किया गया है। तो चार्ली कह रहा है कि उस लेडी ने एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसके मटन स्लीव्स थे, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़। और उसका जो स्कर्ट था वो इतना लेंदी था, इतना लॉन्ग था कि वो उसके बूट्स, जो हाई बूट्स थे बटन वाले, वहाँ तक वो आ रहा था। हाई बटन शूज़ बैक ऑफ हर, और उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स के ऊपर आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमेटिव, अ वेरी स्मॉल career and eaves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। और उसके बाद चार्ली ने एक बात और नोटिस करी। जब उसने ध्यान से देखा कि उस लेडी के पीछे, जब उसने वहाँ खड़ी हुई ट्रेन को देखा, इट वॉज नॉट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ऑफ प्रेजेंट एरा। एक्चुअली चार्ली तो 1958 का है ना, तो वो आज की ट्रेन नहीं थी 19th सेंचुरी की।
वो 18th सेंचुरी की लोकोमोटिव जो कोल से चलती हैं, लोकोमोटिव ट्रेन्स थी। और करीर एंड ईस्ट वर्ड भी मैंने आप लोगों को बताया था कीवर्ड्स में, मीन्स बाबा आदम के ज़माने की ओल्ड फैशन, वो बहुत पुराने ज़माने की ट्रेन थी विद अ फनल शेप्ड स्टैक। और उसमें जो थी ना फनल शेप्ड, फनल कहते हैं ना चिमनी, चिमनी के शेप की उसमें वो निकली हुई थी चिमनियाँ, जो लोकोमोटिव ट्रेन्स में ट्रेन के ऊपर चिमनी निकली रहती है ना, जब कोल डालते हैं तो उसका स्मोक वहाँ से निकलता है। ये सब चार्ली ने देखा। एंड देन आई न्यू, चार्ली कह रहा है ये सब देखने के बाद मुझे पता चल गया, मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया उसको? उसको समझ आ गया कि वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट से पास्ट में चला गया है। वो कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में चला गया है, क्योंकि उसके आसपास का माहौल, उसके आसपास के लोग, उनका क्लोथिंग, उनका ड्रेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, थिंग्स, everything was explaining to him that he is in an old era of 18th century। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हम उसका पढ़ रहे हैं, जहाँ से मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। वी शैल कंटिन्यू फर्दर।